सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ कर रही काम। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर दिया जा रहा जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदि निवास डिजिटल ऐप का किया शुभारंभ। कहा, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। आज भी कई विभागों की करेंगे समीक्षा। बकरीद के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर की समीक्षा। राज्य सरकार ने बकरीद की छुट्टी 28 मई को किया घोषित। और रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में कई रिकॉर्ड टूटे। 1 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की ताकत ऐसे शानदार लोगों में है जिनका काम हमारी मिलकर की गई यात्रा को बेहतर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हस्तियों को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा कि भारत की ताकत ऐसे शानदार लोगों में है जिनका काम हमारी मिलकर की गई यात्रा को बेहतर बनाता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह के दौरे पर हैं। आज वे दिशा समेत कई बैठकों में शामिल हो रही हैं। इससे पहले कल उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण से लेकर बच्चों के शारीरिक विकास पर उनका विभाग काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने ईंधन संकट पर भी अपने विचार रखे और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उनका विभाग वर्ष 2047 तक विकसित भारत को लेकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण करना एक नारा नहीं बल्कि मोदी सरकार का कमिटमेंट है। लक्ष्य उन्होंने तय किया है 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है और उस लक्ष्य के साथ जो शुरुआत अगर महिला बाल विकास विभाग की हम करें तो जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें थी, सबसे पहले तो उन्होंने इसकी शुरुआत की कि महिलाओं का सशक्तिकरण। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के नाम कोई भी अपील का सदैव सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यवासियों से आग्रह किया कि वे देश को संसाधनों का सीमित और जरूरत के हिसाब से उपयोग करें। देश हित के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को अगर उनसे कुछ आग्रह करते हैं तो लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है और अभी भी इस बार भी जो समस्याएं हैं वो हर कोई जान रहा है। उसके अनुरूप लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उस आह्वान के साथ देश के लोग कदम से कदम मिला करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि पानी बिजली की स्थिति तो गंभीर है ही, विकास का काम भी ठप है। जिस तरह से झारखंड सरकार ने जो एक महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि 2024 तक था कि हम हर घर को नल से जल देंगे, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा इसका मिसयूज किया गया, दुरुपयोग किया गया, पैसे का बंदरबाट किया गया और आज नतीजा है कि आज तक लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। तो काफ़ी मतलब गड़बड़ियाँ बहुत थी। जांच के क्रम में ये पाया भी गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी 3 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह आई हुई हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। इस दौरान भाजपा के महानगर अध्यक्ष रणजीत राय और मुकेश जालान समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची में आदि निवास डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐप देश भर के आदिवासी समुदाय को एक मंच पर जोड़ने के साथ साथ उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा और जीवन शैली के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि निवास ऐप रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को बढ़ावा देगा। इस अवसर पर श्री सोरेन ने
ऐप के संस्थापक नितिन कुजूर और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे आदिवासी समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। आज सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से कई मायनों में आदि समाज के लिए चुनौती है, लेकिन नितिन जैसे नौजवानों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अभी तो फर्स्ट बैच नॉर्मल डीजीसीए के गाइडलाइन पर एग्जाम लेकर के हम लोगों ने लिया है अभी बच्चों को। नेक्स्ट टाइम से जब एडमिशन होंगे उसमें झारखंड के जितने भी जो आदिवासी बच्चे होंगे, 15 बच्चों का हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया, 30 बच्चों के साथ, 15 झारखंड के और 15 ओपन बाहर। और वो जो आदिवासी बच्चे हैं वो 100% सरकार से फंडेड पैसों से पढ़ेंगे, 1 रुपया भी उनका खर्च नहीं होगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो जहाज से जुड़ी चीजें हैं, वो सारा चीज उसके साथ धीरे धीरे जुटेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने वित्त और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सिंचाई योजनाओं को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने नदी जल संरक्षण और पाइपलाइन योजनाओं पर भी जोर दिया। श्री सोरेन ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजनाएं तैयार करने और छोटे जलाशयों के निर्माण का भी निर्देश दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, प्रशंसकों को पत्र लिखकर 21 जून 2026 को निर्धारित नीट यूजी के पुनः परीक्षा के सुचारू और सफल आयोजन के लिए उनका सहयोग मांगा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर 21 जून 2026 को निर्धारित नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और सफल आयोजन के लिए उनका सहयोग मांगा है। देश के कई हिस्सों में जारी भीषण लू और गर्मी की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया है। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि छात्रों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में वेदांत श्रीवास्तव नाम के एक छात्र की उत्तर पुस्तिका से जुड़ी शिकायत पर बोर्ड ने त्वरित एक्शन लिया है। बोर्ड ने कल शाम उसके उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध करा दी है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में वेदांत श्रीवास्तव नाम के छात्र की उत्तर पुस्तिका से जुड़ी शिकायत पर बोर्ड ने त्वरित एक्शन लिया है। बोर्ड ने छात्र को सोमवार शाम उसके उत्तर पुस्तिका की कॉपी उपलब्ध करा दी है। दरअसल वेदांत नाम के छात्र ने अपने नंबरों से असंतुष्ट होकर नियम के अनुसार 19 मई को केमिस्ट्री विषय की आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया था, जो उन्हें 23 मई को ईमेल के जरिए मिली थी, लेकिन छात्र ने उस उत्तर पुस्तिका के गलत होने का दावा किया था। सीबीएसई ने इसे गलती मानते हुए सभी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि केमिस्ट्री विषय के सही अंकों के आधार पर छात्र का परिणाम दोबारा अपडेट किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने कल रांची में बकरीद के मद्देनजर सुरक्षा और विधि व्यवस्था की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने पूर्व में सांप्रदायिक घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए। इधर राज्य सरकार ने 27 मई के बदले 28 मई को बकरीद की छुट्टी की घोषणा की है। पूर्वी सिंहभूम जिले के साक्षी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की 5 बाइक बरामद की गई है। व्यक्ति है जिसका नाम है शमशाद आलम, तो वो ऐसा कार्य इस बार भी उसी ने ये कार्य किया था और पहले भी ऐसा कार्य करता रहा है। तो उसके पास से इस मोटरसाइकिल के अलावा जो इस मामला दर्ज हुआ था, इसके अलावा 2 और मोटरसाइकिल मिली, तो कुल मिला के 3 मोटरसाइकिल। और एक व्यक्ति है जो इसका सहयोगी है जिसका नाम है अरुण मुखर्जी। तो ये अरुण मुखर्जी क्या करता था कि कोई भी चोरी की बाइक, इस मामले में जैसा कि इसका संबंध है कि शमशाद ने जो बाइक चोरी की वो अरुण मुखर्जी को जाकर ये देता था। अब वो उसको किस तरीके से आगे या तो उसको बिकवाता था या फिर कई बार डिसमेंटल करता था, रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ भी करता था। इस प्रकार की चीज़ें अभी तक की प्रारंभिक जांच में सामने आई है। हो सकता है कुछ और भी तथ्य सामने आएंगे। तो कुल मिला के 5 मोटरसाइकिल और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चतरा पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की अफीम, डोडा और पोस्ता दाना के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और सिमरिया पुलिस ने 2 तस्करों को, जबकि लावालौंग पुलिस ने 1 को भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। भारत का स्टील सेक्टर एक तरफ जहां रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की पीएलआई योजना, एआई टेक्नोलॉजी और ग्रीन स्टील पॉलिसी के जरिए इस सेक्टर को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने की कोशिश भी की जा रही है। देश में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, मेट्रो परियोजनाओं, रेलवे नेटवर्क, हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग विस्तार ने स्टील की मांग को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का कच्चा स्टील उत्पादन वित्त वर्ष 2025 के 152.2 एमटी से बढ़कर 168.4 एमटी हो गया, जबकि फिनिश्ड स्टील उत्पादन सालाना आधार पर 9.7% बढ़कर 160.9 एमटी तक पहुंच गया। फिनिश्ड स्टील की खपत भी लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2015 में जहां खपत 77 मिलियन टन थी, वहीं वित्त वर्ष 2026 में ये बढ़कर 163.7 मिलियन टन तक पहुंच गई। सरकार के अनुसार निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कुल स्टील मांग का लगभग 68% हिस्सा बना हुआ है। भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। वैश्विक कच्चे स्टील उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2014 के 5.2% से बढ़कर 2024 में 7.9% हो गई। वहीं निर्यात के मोर्चे पर भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2026 में फिनिश्ड स्टील निर्यात 35.8% बढ़ा, जबकि आयात में 46% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। मार्च 2026 के अकेले स्टील निर्यात में 29.1% की वृद्धि हुई। आयात 9.5% घटा। यूरोप और मध्य पूर्व भारत के बड़े स्टील बाजार बनकर उभरे। सरकार ने जहां स्टील के घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए कदम उठाए, तो वहीं सरकारी परियोजनाओं में स्वदेशी स्टील के इस्तेमाल पर बढ़ावा भी दिया। स्पेशलिटी स्टील के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई योजना भी अब असर दिखाने लगी है। 6,322 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत अब तक 44,106 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कंपनियां अब तक 23,022 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है और 2.4 मिलियन टन नई उत्पादन क्षमता तैयार हुई है। इस योजना से 13,264 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं और अब तक इस योजना के तहत 236 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। स्टील उद्योग में अब एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
भारत एआई इम्पैक्ट समिट में एआई नेतृत्व वाले परिवर्तन को गति देने के लिए डिजिटल रोड मैप के साथ ही 2035-36 तक 400 MT क्षमता का लक्ष्य हासिल करने में एआई आधारित तकनीक पर भी फोकस किया गया, जिससे स्टील कंपनियों को एआई स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी प्रदाताओं से जोड़ा जा सके। एआई तकनीक का उपयोग माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, उत्पादन क्षमता, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही भारत ग्रीन स्टील के क्षेत्र में भी वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने आधिकारिक ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी लॉन्च किया। इस नीति के तहत वही स्टील ग्रीन स्टील माना जाएगा जिसकी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन फिनिश्ड स्टील पर 2.2 टन CO2 से कम हो। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत केवल बड़े स्टील उत्पादक के रूप में नहीं बल्कि ग्रीन और हाई वैल्यू स्टील हब के रूप में भी उभर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के मसमानो पंचायत में एक जंगली हाथी के हमले से इलाके में दहशत है। हाथी ने खेत में काम कर रही एक महिला पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक बाल बाल बच गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना के बाद पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार जंगली हाथियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट के लिए नई SOP जारी की है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट के लिए नई SOP जारी की है। नई गाइडलाइंस के तहत कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे इबोला प्रभावित देशों से आने या वहां से होकर गुजरने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा और इसके साथ ही यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। DGCA ने एयरलाइंस को फ्लाइट के दौरान खास अनाउंसमेंट करने के भी निर्देश दिए हैं। यात्रियों को बताया जाएगा कि अगर उन्हें बुखार, कमजोरी और उल्टी जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत क्रू मेंबर और एयरपोर्ट हेल्थ टीम को जानकारी दें। DGCA ने यह भी कहा है कि भारत आने के बाद अगर 21 दिनों के भीतर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो यात्री तुरंत अस्पताल जाएं और एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिस को इसकी सूचना दें। इबोला बीमारी की शुरुआती पहचान बेहद जरूरी मानी जाती है और एयरलाइनों को ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके पास मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर के पर्याप्त भंडार हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात।
आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद समाहरणालय में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्य द्वार परिसर और सभी फ्लोर पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्वयं पानी पीकर इसकी शुरुआत की और लोगों से पर्याप्त पानी पीने व गर्मी से सावधानी बरतने की अपील की। चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के इचाहर वन क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 361.52 किलोग्राम डोडा सहित अन्य मादक पदार्थ बरामद किए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जबकि 3 फरार हो गए। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर अफीम और डोडा बरामद किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जबकि 2 फरार हो गए। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। हजारीबाग में उपायुक्त हेमंत सती ने SC/ST छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने पुस्तकालय, शौचालय, RO, CCTV सहित कई सुविधाओं के सुधार व निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। हजारीबाग में इंडियन बैंक RSETI द्वारा प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ड्राइविंग, सोलर टेक्नीशियन और फास्ट फूड जैसे क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। 18 से 45 वर्ष के युवा आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के साथ रहने और खाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कोडरमा के सखी वन स्टॉप सेंटर में माहवारी दिवस पर महिलाओं और किशोरियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। मासिक धर्म स्वच्छता पर जानकारी दी गई और सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी गई। उपायुक्त शेखावत ने NIC सभागार से ऑनलाइन बैठक में पेयजल संकट की समीक्षा की। उन्होंने नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में प्याऊ, टैंकर आपूर्ति, खराब चापाकल, जलमीनार की मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज सुधार और जन सहयोग से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में 1 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भी कल कई पुराने रिकॉर्ड टूटे और नए बने भी। रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में देश भर के एथलीटों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई नए रिकॉर्ड बनाए। झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने बताया कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और कई नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत भविष्य में देश के लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगी और इस आयोजन से रांची को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। शायद खिलाड़ियों को ये मौसम, ये ट्रैक, ये ग्राउंड अच्छा लगा है, तो उसके लिए तो झारखंड सरकार को भी बधाई देते हैं। और खिलाड़ी की मेहनत अगर रंग लाएगी और इतने रिकॉर्ड शायद किसी नेशनल में नहीं बने हैं, तो उसी के आधार पर रांची भी काफ़ी लाइमलाइट में आएगा। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के साथ रांची ने एक बार फिर खेल नगरी के रूप में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और नए रिकॉर्ड्स ने
आयोजन को यादगार बना दिया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। वियतनाम में चल रही अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पहलवान अक्षय ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान अक्षय ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अक्षय ने कजाकिस्तान के पहलवान गेलामन अमन गेल्दी को 4-2 से हराकर ये कामयाबी हासिल की। तो वहीं एक अन्य भारतीय पहलवान विक्की ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक की चमक से देश को गौरवान्वित किया। महिला वर्ग में भी भारतीय पहलवानों का दबदबा देखने को मिला। 53 किलोग्राम वर्ग में मुस्कान ने मेजबान वियतनाम की थी माय लिन युन को 6-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। तो वहीं 57 किलोग्राम में तपस्या ने कजाकिस्तान की अल्तीन शागायेवा को पटखनी देते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 62 किलोग्राम वर्ग में भाग्यश्री एच पंड ने किर्गिस्तान की टेनिस दुबे को 4-0 से हराकर भारत की झोली में एक और गोल्ड डाला। और पुलकित ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 65 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान और मंगोलिया के पहलवानों को हराकर स्वर्ण पदक जीता। हालांकि 72 किलोग्राम वर्ग में अमृता शशिकांत पुजारी को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की है। पहले मैच में भारत ने मालदीव को 0 के मुकाबले 11 गोल से पराजित किया। रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन भारत महिला फुटबॉल टीम ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की है। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में मालदीव को 11-0 से करारी शिकस्त दी। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में भारतीय टीम ने शुरुआत के आखिर तक पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा। भारत की जीत की सबसे अहम भूमिका अवेका सिंह ने निभाई, जिन्होंने 4 गोल दागने के साथ ही 2 गोल में मदद भी की। अवेका ने 34वें, 66वें, 70वें और 86वें मिनट में गोल कर मालदीव की रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इसके अलावा प्रियंका नाओरेम ने 11वें और 17वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि करिश्मा ने भी 2 बार गेंदों का गोल पोस्ट में पहुंचाया। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से रविवार को होगा, जिसे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। झारखंड समेत देश भर में भीषण गर्मी और लू का असर देखा जा रहा है। गर्मी ने जनजीवन पर बुरी तरह असर डाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक देश के कई हिस्सों में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। और मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में गंगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है और कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। लगभग हर जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बांदा में भी 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ कर रही काम। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर दिया जा रहा जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदि निवास डिजिटल ऐप का किया शुभारंभ। कहा, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। आज भी कई विभागों की करेंगे समीक्षा। बकरीद के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर की समीक्षा। राज्य सरकार ने बकरीद की छुट्टी 28 मई को किया घोषित। और रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के कई रिकॉर्ड टूटे। 1 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई।